हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करने वाले हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी उसमें यूनिट 1 ये इस सेशन में पढ़ेंगे और फिर जो नेक्स्ट सेशन में यूनिट 2, 3 और 4। फर्स्ट सेशन में जो फर्स्ट टॉपिक वो है नेचर, स्कोप एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद जो है ग्रेट डिबेट जो क्लासिकल और साइंटिफिक, जिसमें जो हेडलेबुल और मार्टन जो का प्लान है। उसके बाद जो आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट अप्रोच जो थ्योरीज में पढ़ेंगे हम। उसको जो थ्योरीज यहाँ पे मेंशन है सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और गेम थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन हम देखेंगे। इसमें एवोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट जो फेज है प्री वेस्टफिलियन एरा, जो 1648 से पहले 1648 को यहाँ पे वेस्टफिलियन जो यहाँ पे ट्रीटी होती है, इससे पहले जो टाइम था वो उसको बोलते हैं प्री वेस्टफिलियन एरा। इसके जो मेन फीचर्स वो क्या है, यहाँ पे जो एम्पायर्स थे वो डोमिनेट करते थे, किंगडम्स हुआ करती थी और रिलीजियस अथॉरिटीज जो थी जैसे रोमन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, तो ये सारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे कोई नेशनल जो सॉवरेनिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं था। International relations were shaped by dynastic marriages, wars of conquest, and religious authority, especially the Catholic Church in Europe. Examples: the Crusades 1095 to 1291। उसका जो ट्रीटी ऑफ टोरिस्लाज होती है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। ये डिवाइड करती है वर्ल्ड को बिटवीन स्पेन एंड पोर्तुगल कि यहाँ पे एक साइड जो है वो स्पेन का होगा, दूसरी साइड जो है वो पोर्तुगल का। तो ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास जो है 1494। राइज ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन क्रिएटिंग अर्ली ग्लोबल कनेक्शंस। सेकंड फेज जो है वेस्टफिलियन सिस्टम 1648 टू 1789। यहाँ पे पीस ऑफ वेस्टफिलिया, यहाँ पे जो ट्रीटी होती है वेस्टफिलिया में 1648 में, ये 30 ईयर्स वार जो होती है यूरोप में उसको ख़त्म करती है। तो जो वेस्टफिलियन सिस्टम जो है, वेस्टफिलियन वर्ल्ड ऑर्डर जो है, उसको मेन फीचर्स क्या है, जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है उसका बर्थ होता है और जो सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स। बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज होता है जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उनमें। डिप्लोमेसी बिकम्स इंस्टीट्यूशनलाइज, जो डिप्लोमेसी थी वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है। रेजिडेंट एम्बेसडर्स, ट्रीटीज एक्सेट्रा की कॉन्सेप्ट्स हमें कौन सी देखने को मिलती है, सॉवरेनिटी इमर्ज होती है यहाँ पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और बैलेंस ऑफ पावर। तो ये कब होता है, वेस्टफिलियन वर्ल्ड ऑर्डर में। एज ऑफ रेवोल्यूशंस एंड इंपीरियल एक्सपेंशन 1789 से लेकर 1914 तक। जैसे इसमें हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, और ये जो है इंट्रोड्यूस करता है नेशनलिज्म को और लिबरल आइडियाज़ को। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो यूरोपियन पावर को और भी पावरफुल बनाता है और इंपीरियलिज्म को फ्यूल करता है। कॉलोनियल एम्पायर्स बनते हैं इस टाइम में, जैसे अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में, और जो ग्लोबल ट्रेड जो है वो बढ़ता है और एक इंटरडिपेंडेंस जो है वो क्रिएट होती है। इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हमें देखने मिलते हैं, कंसर्ट ऑफ यूरोप, इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो कंसर्ट ऑफ यूरोप यो 1815 टू 1914 तक हमें देखने को मिलता है। ए सिस्टम ऑफ ग्रेट पावर कोऑपरेशन आफ्टर नेपोलियनिक वार्स टू मेंटेन पीस। तो एक सिस्टम स्टैब्लिश होता है आफ्टर जो ग्रेट पावर्स हैं वो कोऑपरेट करती हैं नेपोलियनिक वार्स के बाद। तो कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या है, 1815 से लेकर 1914 तक। तो इससे कहा जाता है कि जो कंसर्ट ऑफ यूरोप है ये 100 जो ईयर्स ऑफ पीस जो प्रोवाइड करता है वर्ल्ड को। उसके बाद जो वर्ल्ड वार्स आती हैं और कोलैप्स होते हैं जो एम्पायर्स बड़े बड़े 1914 टू 1945। इसके मेन फीचर्स क्या है, 2 कैटास्ट्रोफिक वर्ल्ड वॉर्स 1914 टू 18 एंड 39 टू 35। उसके बाद जो है यूरोपियन जो एम्पायर्स हैं और मोनार्कीज हैं वो कोलैप्स करती हैं। लीग ऑफ नेशंस बनता है 1919 में, जो वॉर्स को प्रिवेंट करेगा जिसका काम था, लेकिन जो है वो फेल हो जाता है। इसका रीजंस क्या थे वो हम पढ़ेंगे बाद में। और राइज ऑफ आइडियोलॉजीज जैसे फासिज्म, कम्युनिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी। टर्निंग पॉइंट्स क्या थे, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस 1919 में,
ये आपको MCQs में जो मैच दी फॉलोइंग करके पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड वार सेकंड 39 to 45, फाउंडिंग द यूनाइटेड नेशंस 1945। तो 1945 यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस भी इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। उसके बाद जो कोल्ड वार 1945 to 1991, इसमें हमें पता है कि बाई पोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है कैपिटलिस्टिक, जो यूएस लीड करता है जिसको, और कम्युनिस्ट जो है वो यूएसएसआर जिसको लीड करता है। न्यूक्लियर डेटरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। प्रॉक्सी वॉर देखने को मिलती है, जैसे कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान। डीकोलोनाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है, जैसे एशिया में न्यू स्टेट्स बनती हैं, अफ्रीका और मिडल ईस्ट। जो नैम हमें जो है वो देखने को मिलती है, और थर्ड वर्ल्ड सोलिडारिटी। नैम जो जैसे ही जो डीकोलोनाइजेशन होती है उसके बाद हमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज देखने को मिलती हैं, इमर्ज होती हैं, और उसी की वजह से जो है नैम देखने को मिलती है। और ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, नेटो, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। डोमिनेंट थ्योरीज कौन सी रही इस टाइम में? रियलिज्म, लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म। पोस्ट कोल्ड वार एरा 1991 से 2001 तक इसको यहाँ पे देखा जाता है। यूएस यहाँ पे सुपर पावर के रूप में सामने आता है, जैसे इसी को यूनिपोलर जो मूवमेंट कहा जाता है। स्प्रेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, तो ये चीज़ें इस फेज में देखी जाती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे इस टाइम पे ग्रो करते हैं, UN, WTO, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा। न्यू फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स, पीस कीपिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस। की इवेंट्स क्या हैं? फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989, ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन 1991, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड गल्फ वार 1992-1991। 21st सेंचुरी, ग्लोबलाइजेशन, मल्टीपोलैरिटी एंड न्यू चैलेंजेस। 21st सेंचुरी में जो 7th फेज हमें देखने को मिलता है, इसमें क्या देखने को मिलता है? जो यूएस है इसकी डोमिनेंस जो है वो डिक्लाइन करती है। राइज ऑफ चाइना, इंडिया और रीजनल पावर्स, यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म 9/11, ISIS रीशेप सिक्योरिटी प्रायोरिटीज। क्लाइमेट चेंजेस, पैंडेमिक, कोविड-19 जैसे साइबर सिक्योरिटी जो है सेंट्रल हो जाते हैं IR को लेकर। शिफ्ट फ्रॉम हार्ड पावर टू सॉफ्ट पावर एंड हाइब्रिड वॉरफेयर। रीन्यूड ग्रोथ, रीन्यूड ग्रेट पावर कंपटीशन, यूएस चाइना राइवलरी, यूएस रशिया यूक्रेन वार। तो ये ग्रेट पावर जो कंपटीशन है ये भी रिन्यू होते दिखता है। इंक्रीजिंग रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कॉरपोरेशंस, NGOs, टेक कंपनीज, ये भी 21st सेंचुरी में हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इसी टॉपिक को रिवाइज हम कर चुके हैं, ये एक क्विक रिवीजन थी। अब ये है MCQs देखते हैं इसके। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया which lay the foundation of modern state system was signed in, तो कब हुई थी साइन? ये 1648। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एंडेड विच वॉर, तो कौन सी वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है वो खत्म करती है? तो है नेपोलियनिक वार्स, 30 ईयर्स वार, सॉरी 30 ईयर्स वार जो है वो यहाँ पे खत्म करती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, वेस्टफेलियन सिस्टम इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ, तो वेस्टफेलियन सिस्टम कौन सा प्रिंसिपल जो है इंट्रोड्यूस करती है? वो है colonial expansion, state sovereignty and non-interference, collective security, economic interdependence। तो इसका आंसर है B। Which event led to establishment of balance of power system in Europe? तो कौन सा जो इवेंट था जिसके बाद जो है बैलेंस ऑफ पावर, जो आपका सिलेबस में भी मेंशन्ड है, तो वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो कौन सी ट्रीटी थी? वो ट्रीटी थी कांग्रेस ऑफ वेना 1815। ये है इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ऑफ वेना वाज हेल्ड आफ्टर विच मेजर इवेंट, तो जो कांग्रेस ऑफ वेना जो 1815 हमने देखा, जिसके बाद जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है यूरोप में, तो वो कौन सी थी? कौन सी जो मेजर इवेंट था वो था C, नेपोलियनिक वार्स। बैलेंस ऑफ पावर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच सेंचुरी, तो बैलेंस ऑफ पावर कौन सी सेंचुरी में? यहाँ पे 16, 17, 19, 20, तो कौन सी थी यहाँ पे? 19th सेंचुरी। Which US president is associated with idealist or liberal school after World War I? तो कौन सा प्रेसिडेंट था जो एसोसिएटेड है लिबरल स्कूल या फिर आइडियलिस्ट स्कूल आफ्टर वर्ल्ड वार I? तो इसका नाम है वुडरो विल्सन, जिन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे 1918, 1919।
लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब की थी एस्टैब्लिश? 1919। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन लेड टू राइज ऑफ विच थ्योरी? जब लीग ऑफ नेशन फेल कर जाती है तो कौन सी थ्योरी जो है वो इमर्ज होती है, राइज होती है? वो है रियलिज्म। क्योंकि ये लिबरल, जो लीग ऑफ नेशंस जो है वो एक पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता था, जो वॉर्स को अवॉइड करके। ये थी एक लिबरल अप्रोच थी, जो है लिबरल जो बोलते हैं इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रा नेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वॉर को रोक सकते हैं और पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जब ये लीग ऑफ नेशन फेल हो जाती है और कौन सी थ्योरी आती है फिर यहाँ पे? रियलिज्म। हु इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म? तो इसका आंसर है हंस मॉर्गन्थो। इनकी जो एक हंस मार्गो थे, उनकी बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, पब्लिश कब होती है? 1948। कोल्ड वार पीरियड 1945 टू 1991 वार कैरेक्टराइज्ड बाय किससे? बाइपोलैरिटी देखने को मिलती है यहाँ पे कोल्ड वार टाइम में। द सुपर पावर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वार वर यूएस, चाइना, यूएसएसआर। तो ये तो बहुत ईजी है, यूएसए एंड यूएसएसआर। नैम इमर्ज ड्यूरिंग विच फेज? तो कोल्ड वार एरा। नैम वाज फाउंडेड इन, तो नैम कब बनती है यहाँ पे? 1961, जो फर्स्ट बेलग्रेड में जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है इसकी। और 1955 में जो है वो एक यहाँ इसका आइडिया दिया जाता है, जहाँ एशिया एफ्रो जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें। एंड ऑफ कोल्ड वार इन 1991 मार्क द बिगनिंग ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। यहाँ पे यूएस की जो डोमिनेंस है वो। मेन ग्लोबल पावर आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वार वाज, तो कौन था? यूएस। 1990s द आईआर इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो आईआर डिस्क्राइब कैसे किया जाता है 1990s में? ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलिज्म। ये भी इजी क्वेश्चन है। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन अकर्ड इन, तो कब कोलैप्स होता है? 1991। विच थ्योरी बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल आफ्टर कोल्ड वार? तो कौन सी? लिबरलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो 21st सेंचुरी वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। प्री वेस्टफेलियन इंटरनेशनल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो वो क्या था? एम्पायर्स होते थे और रिलीजियस अथॉरिटीज होती थी। की आउटकम ऑफ पीस ऑफ वेस्टफेलिया वाज बर्थ ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। जो स्टेट सॉवरेनिटी है, मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो है वो इसका जन्म होता है। ग्लोबलाइजेशन मेनली इंटेंसिफाइड आफ्टर 1991 पोस्ट कोल्ड वार। कंसर्ट ऑफ यूरोप वाज प्राइमरली मैकेनिज्म फॉर, तो कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या है? एक जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको जो है मेंटेन करता है, और उसकी वजह से जो है पीस आती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्क द बिगिनिंग ऑफ बाइपोलर इंटरनेशनल सिस्टम? तो इसका आंसर जो है वो है एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। थर्ड वर्ल्ड इमर्ज्ड एज ए डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ग्रुप इन इंटरनेशनल रिलेशंस आफ्टर, जो है 1955 में होती बंडंग कॉन्फ्रेंस। हु डिस्क्राइब्ड पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड एज यूनिपोलर मोमेंट? तो किसने डिस्क्राइब किया यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन है केनेथ वाल, चार्ल्स, तो इसका आंसर चार्ल्स क्राउथहैमर। फ्रांसिस फुकुयामा जो है एंड ऑफ हिस्ट्री लिखते हैं, और इसमें वो लिबरलिज्म को ही प्रमोट करते हैं, लिबरलिज्म को ही वो बताते हैं ये जीत चुका है। विच थ्योरी आर्ग्यूज द अनार्की इज व्हाट मेक्स स्टेट्स मेक आउट ऑफ इट? तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म में देखने को मिलता है। एंड ऑफ हिस्ट्री रेफरिंग टू द लिबरल डेमोक्रेसीज ट्रम्प वाज कॉइन्ड बाय, तो ये है फ्रांसिस फुकुयामा, अभी जो हमने देखा। स्टडी ऑफ नेशन स्टेट एक्टर्स इन आईआर बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग 21st सेंचुरी। तो ये था फर्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बैक, जहाँ ग्रेड डिबेट जो मेंशन है हमें, जो सेकंड ग्रेड डिबेट है, एक यहाँ पे जो क्लासिकल और जो बिहेवियरलिस्ट या फिर साइंटिफिक जो स्कूल्स हैं, तो ये होती है बिटवीन हेडलेबुल और मार्टिन कापलान में। और इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी हम देखेंगे। डिबेट किस किस के बीच में? यहाँ पे हेडलेबुल और मार्टिन कापलान। कब होती है? 1960s में, एज ए पार्ट ऑफ सेकंड ग्रेड डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे हमें देखने को 4 जो मेन जो ग्रेड डिबेट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। सेकंड यहाँ पे इसको इससे पहले हम देख लेते हैं कौन सी जो मेन जो ग्रेड डिबेट्स हैं। सेकंड जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, उसके अलावा जो है हमारे पास सेकंड ग्रेड डिबेट से पहले हमने जो एवोल्यूशन देखा इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसमें कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे।
ऐड कर लेते हैं इसमें। फेज़ 1 जैसे हमने देखा जो फर्स्ट ईयर है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके में यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती है 1919 में। और उसके बाद जो है वुडरो विल्सन 14 पॉइंट्स आते हैं। और फेजेस को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें, अगर इनको प्री वेस्टफिलियन, उसके बाद 30 ईयर्स वार होती है और इसका एंड होता है 1618 से लेकर 1648 तक। और फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया होती है 1648 में। 30 ईयर्स वार चलती है कैथलिक वर्सेस जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं उसमें। और उसके बाद जो इंटरवार पीरियड 1919 टू 1945, फिर कोल्ड वार पीरियड, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और 1991 के बाद जो देखने को मिलता है। फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट ईयर हमने देखा यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके में एस्टेब्लिश की जाती है 1919 में। इसमें फेज़ वन क्या है, जहाँ से ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एंड फीचर्स इसके देखा 1648 से लेकर 1919 तक। वेस्टफिलियन वर्ल्ड ऑर्डर इसको कहा जाता है। रीजनल पॉलिटिक्स यूरोप तक की लिमिटेड थी। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है बिलियर्ड्स बॉल मॉडल किसने दिया था, एर्नोल्ड वोल्फर्स। तो ये पूछा जा सकता है। 4 to 5 जो ग्रेट पावर्स होती हैं, इसमें कोई भी सुपर पावर नहीं होती है। और इंटरनेशनल जो सिस्टम क्या है, उसका करेक्टर क्या है, नेचर क्या है, अनार्की। फर्स्ट वर्ल्ड वार वन तक जहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो यूरोपियन कंट्रीज तक ही यहाँ पे सीमित रहती है। और यूएसए जो है मुनरो डॉक्ट्रिन जो है आइसोलेशनिज्म वाली पॉलिसी जो है उसको फॉलो करता है। जो यूएसए यहाँ पे अपोज भी करता है यहाँ को अमेरिका में जो कॉलोनाइजेशन है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड था वो एक कॉलोनी था। नेचर क्या था इसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यहाँ पे अगर बैलेंसिंग की बात की जाए तो अपनी पावर को इंक्रीज करने की बात करते थे, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर वो इकोनॉमिक पावर हो। एक्सटर्नल में यहाँ पे अलायंस फॉर्मेशन आ जाता था, बैलेंस ऑफ पावर, यहाँ पे इंटरनल बैलेंसिंग और एक्सटर्नल बैलेंसिंग। उसके बाद जो वेस्टफिलियन जो वुडरो विल्सन 14 पॉइंट्स आते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट होती है लीग ऑफ नेशंस की जनवरी 1918 में। ये यहाँ पे रिप्लेस करता है बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम को विद द आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। फ्री ट्रेड को प्रमोट करने की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन हाई सीज की बात की जाती है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात की जाती है, और सेल्फ डिटर्मिनेशन की। सेकंड फेज जो इंटरवार पीरियड, इसमें क्या होता है 1919 से लेकर 1939-45 तक लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश की जाती है। लेकिन ये फेल हो जाती है। कारण क्या होता है, यहाँ पे जो बहुत सारे जो मेंबर्स थे इसके, जो यूएस वगैरह ये इसके मेंबर्स थे ही नहीं। उसके बाद जो फासिस्ट पावर्स हमें देखने को मिलती है और उनको जो अपीज किया जाता है यूके के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे 1917 में जो यहाँ पे रेवोल्यूशन देखने को मिलता है यूएसएसआर में, तो इसका जो डर होता है वो यहाँ पे जो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें भी रहता है, जो यूएस वगैरह यूरोप वेस्टर्न यूरोप में लेके। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो अपीज किया जाता है यहाँ पे फासिस्ट पावर्स को, और उनको यहाँ पे रोका नहीं जाता है। तो यही जो बाद में जो एक दूसरे पे जो अटैक करते हैं उसकी वजह से जो होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके बाद जो है रियलिस्ट स्कूल जो है वो इमर्ज होता है। और यहाँ पे जो EH कार है उनकी जो 20 ईयर्स क्राइसिस जो बुक है वो लिखी जाती है। इसके बाद जो है फर्स्ट ग्रेट डिबेट जो है रियलिस्ट और आइडियलिस्ट यानी लिबरल्स के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो हमारे सिलेबस में जो है वो सेकंड ग्रेट डिबेट है, और फर्स्ट जो है वो किसके बीच में, रियलिस्ट और आइडियलिस्ट के बीच में। फेज 3 जो है कोल्ड वॉर पीरियड 1945 से 1991 तक। राइज ऑफ सुपर पावर्स, न्यूक्लियर डेटरेंस, कोलैप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिकम इंटरनेशनल इंट्रूशंस। पहले क्या होता है यूरोप तक की लिमिटेड थी, अब जो है वो कहते हैं कि थर्ड फेज में कोल्ड वार पीरियड में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ट्रू सेंस में जो है इंटरनेशनल होती है। बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है। उसका जो फेज 4 कोल्ड वार के बाद यहाँ पे बुश जो है वो डिक्लेयर करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है। जॉन बेलिस और स्टीव स्मिथ जो है वो बोलते हैं जो स्टेट सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स थी वो अब चेंज होकर जियो सेंट्रिक ग्लोबल पॉलिटिक्स बन चुकी। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे 3D चेस बोर्ड जो है वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जोसेफ नाई ने दिया था। इसमें यूनिपोलर, मल्टीपोलर और डिफ्यूज्ड यहाँ पे ऑर्डर बताते हैं। यूनिपोलर क्या है, इसमें मिलिट्री पावर होती है, मल्टीपोलर में इकोनॉमिक पावर, डिफ्यूज में सोशियो कल्चरल पावर, यहाँ पे कोई भी पोल नहीं है और न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स हैं। उसको है कोवेब मॉडल, बिलियर्ड्स बोर्ड मॉडल हम देख चुके हैं, अर्नोल्ड ने दिया था। लेकिन उसके बाद जो कोवेब मॉडल है वो दिया जॉन बर्टन ने। तो कोवेब मॉडल में क्या बात करते हैं, यहाँ पे सोसाइटी सेंट्रिक है। जैसे जो अर्नोल्ड वोल्फर्स ने जो बिलियर्ड बॉर्ड्स मॉडल दिया था, ये क्या स्टेट सेंट्रिक। यहाँ पे सोसाइटी सेंट्रिक है कोवेब मॉडल।
मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, किसका इम्पैक्ट रहा यहाँ पे, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन। स्टेट बिकम्स पोरस, यहाँ पे स्टेट का ही रोल था मेन, यहाँ पे कोई भी जो अल्टरनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स हैं और स्टेट जो है वो पोरस है। सर्विलेंस कैपेसिटी डिक्लाइन, जो सर्विलेंस कैपेसिटी थी वो डिक्लाइन, क्योंकि वो मल्टीपल चैनल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कम्युनिकेशन के। पीपल कनेक्टेड थ्रू मल्टीपल थ्रेड्स दैट इट लाइक स्पाइडर वेब, जो लोग जो है वो वर्ल्ड के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं मल्टीपल वेज से, मल्टीपल थ्रेड से, इसलिए इसको स्पाइडर वेब बोला जाता है। और इसका नाम भी है कॉवेब, जो दिया है जॉन बर्टन ने। सिंस 2008 ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो लिबरल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। कंट्रीज आर रिटर्निंग टू ओल्ड स्टाइल ऑफ स्टेट सेंट्रिक जियो पॉलिटिक्स, जैसे 2014 में रशिया ने क्रीमिया को ऑक्युपाई किया था, तो ये भी कहीं फैक्ट्स में पूछा जा सकता है। अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर में पूछा जाए तो यहाँ पे पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड विद यूनिपोलर ऑलिगार्की, और ये यूजीसी नेट का एक PYQ यहाँ से उठाया है, पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड विद यूनिपोलर ऑलिगार्की। ये यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है और यहाँ पे ये नेशनल लेवल पे। तो ये है इसका जो फर्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन विद MCQs हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है ग्रेड डिबेट्स। ग्रेड डिबेट्स में हम देख रहे थे जो ग्रेड डिबेट्स कितनी है हमारे पास, टोटल जो है 4 ग्रेड डिबेट्स थी, उसमें जो सेकंड हमें मेंशन है सिलेबस में। तो फर्स्ट जो ग्रेड डिबेट है वो किसके बीच में, आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच में, 1990s टू लेट 1930s। तो कॉन्टेक्स्ट क्या था, पोस्ट वर्ल्ड वार 1 ऑप्टिमिज्म एंड देन फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये कॉन्टेक्स्ट था। और आइडियलिस्ट यानी लिबरल क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लॉ में बिलीव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में मोरालिटी, वो कहते हैं कि ये सभी अगर फॉलो की जाएं तो पीस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जैसे वुड्रो विल्सन और नॉर्मन एंजल। रियलिस्ट क्या कहते हैं कि यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, एनार्की, डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें आ जाते हैं EH कार, हंस मॉर्गन्थो। आउटकम क्या रहती है, रियलिज्म जो है वो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है वो फेमस हो जाता है, और लिबरलिज्म कहीं ना कैसे करके सर्वाइव करता है, क्योंकि ये अपने जो न्यू जो स्ट्रैंड्स हैं, न्यू जो उनके सब स्कूल्स देखने को मिलते हैं। लेटर री इमर्ज इन न्यू फॉर्म, जहाँ पे और लिबरलिज्म न्यू लिबरलिज्म की फॉर्म में यहाँ पे इमर्ज होता है। सेकंड ग्रेड डिबेट जो हमें मेंशन है, ट्रेडिशनलिज्म और बिहेवियरलिज्म, या फिर साइंटिफिक जो यहाँ पे अप्रोच है 50s और 60s में देखने को मिलती है। इशू क्या है, मैथडोलॉजी। ट्रेडिशनलिस्ट क्या कहते हैं, यानी इसी को क्लासिकल भी बोलेंगे हम, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, नॉर्मेटिव मेथड्स, स्टेट्समैनशिप पे फोकस रहता है, लॉ पे, डिप्लोमेसी में। इसमें हेडलेबुल और मार्टिन वाइट, लेकिन जो हेडलेबुल है ये हमें मेंशन है, तो इनकी जो बुक्स हैं वो भी हम देखते हैं। उसके जो बिहेवियरलिस्ट या फिर साइंटिफिक जो उनकी बात करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच, IR को वो साइंस बनाना चाहते हैं, मॉडल्स यूज़ करें, स्टैटिस्टिक्स, सिस्टम थ्योरी, जैसे मार्टिन कापलान, डेविड सेंगर, कार्ल ड्यूर्स। आउटकम क्या रहती है, नाइदर फुली, कोई भी जो है फुली जीता नहीं है, IR बिकम मोर मैथोलॉजिकली प्लुरलिस्ट। उसका जो थर्ड डिबेट किसके बीच में होती है, इंटर पैराडाइम डिबेट, जैसे रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं 70s और 80s के बीच में। इशू क्या था कि विच ग्रैंड पैराडाइम एक्सप्लेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स बेस्ट, तो कौन सा जो पैराडाइम है वो वर्ल्ड को अच्छे से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अच्छे से जो है एक्सप्लेन करता है। इसमें रियलिज्म और न्यूरलिज्म, उसको लिबरलिज्म, न्यूलिबरल, इंस्टीट्यूशनलिज्म, मार्क्सिज्म, डिपेंडेंसी, या फिर वर्ल्ड सिस्टम। फोर्थ जो ग्रेट डिबेट है वो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बीच में 80s और 90s के बीच में देखने को मिलती है। इशू क्या क्या टॉपिक रहता है इनका, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ये कहते हैं हाउ वी नो व्हाट वी नो, कि जो हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं। तो पॉजिटिविस्ट ऑब्जेक्टिव नॉलेज में बिलीव करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में और साइंटिफिक मेथड्स में। पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को और डिस्कोर्स पे एम्फसाइज करते हैं, आइडेंटिटी एंड पावर इन नॉलेज, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। आउटकम क्या आती है, IR बिकम मोर प्लुरलिस्टिक विद कंस्ट्रक्टिविज्म गेनिंग मोर इन्फ्लुएंस अलोंगसाइड विद मेनस्ट्रीम थ्योरीज। तो ये थी जो डिबेट्स, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो है ग्रेट डिबेट है। फर्स्ट
4 जो है उनमें से जो सेकंड जो ग्रेट डिबेट है वो मेंशन्ड है। तो किसके बीच में? हेडलेबुल और मार्टिन कापलान। कब होता है? 1916 में, एज ए पार्ट ऑफ सेकंड ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सेकंड जो ग्रेट डिबेट है उसका एक पार्ट है यहाँ पे हेडलेबुल और मार्टिन कापलान का जो डिबेट है। इट इज़ नोन एज क्लासिकल वर्सेस साइंटिफिक या फिर बिहेवियरल डिबेट। और इसको फर्स्ट ग्रेट डिबेट बिटवीन आइडियलिस्ट, जो फर्स्ट ग्रेट डिबेट थी वो किस किसके बीच में थी? आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट के बीच में। फोकस नॉट ऑन व्हाट टू स्टडी बट हाउ टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन। फोकस एरिया कौन सा था? वो कहते हैं कि क्या स्टडी करना है ये इशू नहीं है, ये उनका जो टास्क नहीं था। कैसे स्टडी करना, हाउ टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इसका पर्पस था, फोकस था। क्वेश्चन क्या था? सेंट्रल क्वेश्चन, शुड द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बी साइंटिफिक और बेस्ड ऑन मॉडल्स, लॉज एंड डाटा। क्या जो साइंटिफिक जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो स्टडी है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? साइंटिफिक मॉडल्स, लॉज और डाटा पे बेस्ड होनी चाहिए, या फिर जो क्लासिकल बात करते थे हिस्ट्री, फिलोसफी और मॉरल रीजनिंग पे होनी चाहिए? इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे डिबेट थी दोनों के बीच में। मार्टिन कापलान जो है वो साइंटिफिक या फिर बिहेवियरलिस्ट अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। कीवर्ड इनका जो जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो है 1957। मेन आर्ग्यूमेंट क्या है इनकी? कापलान एम टू मेक आईआर साइंटिफिक डिसिप्लिन लाइक नेचुरल साइंसेज, और उन्होंने इसलिए सिस्टम थ्योरी को डेवलप किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एनालाइज करने के लिए। ये वो 6 मॉडल्स देते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, बैलेंस ऑफ पावर, बाइपोलर, यूनिवर्सल एक्सेट्रा। हिज गोल वाज टू क्रिएट जर्नल लॉज, वो एक जर्नल लॉज क्रिएट करना चाहते थे जिसके थ्रू जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो स्टेट बिहेवियर है, जो स्टेट का बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट किया जाए और एक्सप्लेन किया जाए। फीचर्स क्या है साइंटिफिक अप्रोच के? मेथड्स, एस्पेक्ट, एक्सप्लेनेशन। मेथड क्या है? फॉर्मल मॉडल्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। गोल क्या है यहाँ पे? प्रेडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन बिहेवियर पे क्या व्यूज हैं इनके? रैशनल और रूल फॉलोइंग। व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ए सिस्टम गवर्न बाय स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। एग्जाम्पल क्या है? बैलेंस ऑफ पावर कैन बी मॉडल टू प्रोडिक्ट आउटकम। कापलान का बिलीव क्या है? कापलान, पर्पस ऑफ थ्योरीज जनरेट टेस्टेबल हाइपोथेसिस अबाउट हाउ इंटरनेशनल सिस्टम बिहेव्स। तो ये था इसका कापलान का व्यू। उसमें जो हैडली बुल जो है वो क्लासिकल यानी ट्रेडिशनलिस्ट है। इसमें वो मेन जो बुक है उनके 1966 में लिखते हैं। बुक का नाम है इंटरनेशनल थ्योरी, केस फॉर क्लासिकल अप्रोच। उसका जो है एनार्किकल सोसाइटी 1977। तो दोनों ये थिंकर्स है जिनकी यहाँ पे डिबेट्स मैंशनड है, हैडली बुल और जो मार्टिन कापलान। तो इनकी जो बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। हैडली बुल की जो बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस, केस फॉर क्लासिकल अप्रोच, दूसरा जो एनार्किकल सोसाइटी। हैडली बुल की मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या थी? बुल क्रिटिसाइज्ड साइंटिफिक अप्रोच एज टू abstract and detached from reality. He argued that international relations involve history, law and philosophy. इन चीज़ों पे इसका फोकस रहता है, इतना काफ़ी है। He believed IR should seek understanding and judgment, not mechanical prediction. He saw the world not just a system but international society guided by shared norms, rules and institutions. अब फीचर्स क्या हैं क्लासिकल अप्रोच के? एक्सप्लेनेशन, हिस्टोरिकल मेथड कौन सा? हिस्टोरिकल, इंटरप्रेटिव है, नॉर्मेटिव, रीजनिंग। गोल क्या था? अंडरस्टैंडिंग एंड मॉरल जजमेंट। ह्यूमन बिहेवियर पे क्या बात है? कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है, मॉरल शेप्ड बाय कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या कहते हैं? सोसाइटी ऑफ स्टेट्स गवर्न बाय नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। एग्जांपल क्या है? डिप्लोमेसी, सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ जो शेप किए जाते हैं बियॉन्ड रॉ पावर। बुल्स का व्यू क्या है? क्रक्स अगर देखें हम समरी, theories of international relations are not merely instrument of prediction but also tools of moral and political reflection. की पॉइंट्स ये फिर से वही चीज़ें हैं जो हमने रिवाइज की अभी। तो इसके जो एमसीक्यूज वो देख लेते हैं। डिबेट बिटवीन हेल्डेबुल एंड मार्टिन कापलान इज प्राइमरली अबाउट, तो किसके ऊपर है? अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी फॉर स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। हेल्डेबुल्स क्लासिकल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन एम्फसाइज किस पे फोकस रहता है? जो हेल्डेबुल हमने अभी देखा, हिस्ट्री, फिलोसफी और यहाँ पे लीगल एनालिसिस पे। कापलान्स बेस्ट एसोसिएटेड विद विच मैथोलॉजिकल ओरिएंटेशन, तो वो यहाँ पे है बिहेवियरलिज्म, साइंटिफिक अप्रोच। अकॉर्डिंग टू बुल, मेन लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन आईआर इज दैट, वो क्या है? इग्नोर्स हिस्टोरिकल एंड नॉर्मेटिव जो मैन डायमेंशंस है इंटरनेशनल लाइफ की, तो ये यहाँ पे इग्नोर करते हैं।
Kaplan criticized traditionalist scholars like because their theories are क्या theories were vague and not empirically testable. In IR history, the debate between Bull and Kaplan is considered as part of great debate. तो कौन सी थी ये सेकंड ग्रेट डिबेट जो ट्रेडिशनलिस्ट और बिहेवियरिस्ट. तो यहीं से फर्स्ट ग्रेट डिबेट कौन सी थी आइडियलिस्ट और रियलिज्म. थर्ड जो थी वो थी न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म. फोर्थ जो थी रैशनलिज्म और रिफ्लेक्टिविज्म. टर्म बिहेवियरिज्म IR में क्या रेफर करता है यहाँ पे ए मैथडोलॉजिकल मूवमेंट एम्फसाइजिंग एम्पेरिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स. बुल्स ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस केस फॉर क्लासिकल अप्रोच 1966 आर्ग्यू करती है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं और टू कॉम्प्लेक्स फॉर स्ट्रिक्ट साइंटिफिक मेथड्स. बेस्ट डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ बुल कापलान डिबेट. तो क्या डिस्क्राइब करता है जो इनकी डिबेट है. बेस्ट डिस्क्राइब क्या है. डिसिप्लिन मूव्ड टूवर्ड्स मैथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म. की फीचर ऑफ साइंटिफिक अप्रोचेस जनरलाइजेशन प्रेडिक्शन एंड एम्पेरिकल टेस्टिंग. तो ये थे दो टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं विद MCQs. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिस्टम थ्योरी. सिस्टम थ्योरी में सबसे पहले जो है सिस्टम अप्रोच भी बोला जाता है इसको, और ये स्टडी करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को एज ए सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्ट्स मेनली स्टेट्स जो फॉलो करती हैं रूल्स को, नॉर्म्स को और पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो रूल्स से बाउंडेड है. System is a set of interrelated units, states, organization, etc. whose interactions form a whole. कब इंट्रोड्यूस किया जाता है IR में इसको 1950s और 60s के बीच में. इन्फ्लुएंस किसका रहता है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं हम वही चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे और वो भूलती वही चीज़ें बुक्स होगी जो थॉट जो डेट्स होगी. जनरल सिस्टम्स थ्योरी इससे इन्फ्लुएंस रहते हैं जो दी जाती है लुडविग वॉन बर्टेल एंड फी. गोल क्या है इनका टू एनालाइज स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम साइंटिफिकली लाइक सोशल साइंस मॉडल. कोर कॉन्सेप्ट क्या था इसका. सेट ऑफ इंटरेक्टिंग यूनिट्स. सिस्टम क्या है एक सेट ऑफ इंटरेक्टिंग यूनिट्स है. यूनिट्स क्या है स्टेट्स विद पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन. स्ट्रक्चर क्या है द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रोल्स. एग्जाम्पल जैसे यूनिपोलर है या फिर बाईपोलर है मल्टीपोलर है. तो ये क्या है स्ट्रक्चर. प्रोसेस क्या है इंटरेक्शन अमंग यूनिट्स. हमारे पास ये सिस्टम्स हो गए इंटरेक्टिंग यूनिट्स हैं और इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे के. तो ये क्या होगा स्ट्रक्चर्स. और ये सब कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं डिप्लोमेसी थ्रू वॉर अलायंस कॉपरेशन. तो ये क्या होगा एक सिस्टम पूरा. इन्वायरमेंट क्या होगा इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं सिस्टम को जैसे टेक्नोलॉजी इकोनॉमी. इसमें जो फीडबैक जो है फीडबैक क्या जहाँ पे करता है रिएक्शंस दैट मेंटेन आर चेंज सिस्टम. फीडबैक वो है जो सिस्टम को मेंटेन करता है या फिर चेंज करने की बात करता है. इक्विलिब्रियम सिस्टम जहाँ पे स्टेबिलिटी अचीव. इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या है जब स्टेबिलिटी जो है अचीव होती है थ्रू बैलेंस. एग्जांपल बैलेंस ऑफ पावर. चेंज व्हेन सिस्टम इवॉल्व्स जैसे कोल्ड वार पोस्ट कोल्ड वार बाईपोलर टू यूनिपोलर. थ्री मेजर थिंकर्स जहाँ पे देखने को मिलते हैं मार्टिन ए कापलान फादर बोला जाता है जिसको सिस्टम थ्योरी का. बुक है इनकी सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957. इसमें वो 6 जो आइडियल सिस्टम्स हैं वो देते हैं. उसके बाद जो है कार्ल डब्ल्यू ड्यूर्स कम्युनिकेशन एंड साइबरनेटिक्स मॉडल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. फोकस किस में रहता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन. वर्ड जो है स्ट्रक्चर रियलिस्ट हैं या फिर न्यू रियलिज्म. यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम स्ट्रक्चर की एनार्की प्लस पावर डिस्ट्रीब्यूशन. शेप स्टेट बिहेवियर. उसका जो डेविड ईस्टन जो है वो जनरल जो पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी बनाते हैं उससे प्रभावित हैं मार्टिन जो है कापलान. उसको जो अलेक्जेंडर वेंट जो है वो कंबाइंड स्ट्रक्चर एंड एजेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट सिस्टम अप्रोच. तो ये थिंकर्स हैं इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन भी आएगा. सबसे इंपॉर्टेंट जो है मार्टिन कापलान जिनको फादर माना जाता है सिस्टम थ्योरी का. इनकी बुक है सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957. 6 इन्होंने सिस्टम्स दिए हैं जो हम देखेंगे अभी. 6 मॉडल्स देती हैं इंटरनेशनल सिस्टम में. इन पे किसका जो है इन्फ्लुएंस रहता है डेविड ईस्टन का जो सिस्टम्स थ्योरी देते हैं. और उसके बाद जो है 6 जो मॉडल्स हैं कौन कौन से हैं.
फ्रॉम सिस्टम एंड प्रोसेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957। सबसे पहले जो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, इसमें बहुत सारी जो स्टेट्स होती हैं बड़ी बड़ी, और हर एक जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती है थ्रू बैलेंस ऑफ पावर टू प्रिवेंट डोमिनेंस, जैसे हमें 19th सेंचुरी यूरोप में देखने को मिला था। उसका जो लूज बाइपोलर सिस्टम, टाइट बाइपोलर सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम, हायरार्किकल सिस्टम और यूनिट वीटो सिस्टम, तो ये सारे जो हैं 6 हैं, टाइट बाइपोलर, यूनिवर्सल, हायरार्किकल और यूनिट वीटो सिस्टम। लूज बाइपोलर में 2 मेन ब्लॉक होंगे लेकिन विद न्यूट्रल स्टेट्स एंड फ्लेक्सिबल अलायंसेस, जैसे अर्ली कोल्ड वार टाइम का पीरियड हम देखते हैं। टाइट बाइपोलर जो है वो एक 2 रिजिड ब्लॉक्स होते हैं अंडर सुपर पावर कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है, जैसे मैच्योर हमें कोल्ड वार देखने को मिलती है जिस पर हमें नेटो और वार्सा पैक्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। यूनिवर्सल सिस्टम, वन यूनिवर्सल अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है सभी को, ग्लोबल गवर्नमेंट या फिर ग्लोबल जो पुलिसमैन का जो हम जो कॉन्सेप्ट देखते हैं, यूएन लाइक जो अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है। हायरार्किकल सिस्टम, इसमें वन डोमिनेंट पावर है वो कंट्रोल करती है अदर्स को इन ए स्ट्रक्चर्ड हायरार्की, एग्जांपल जो है वो एम्पायर सिस्टम। यूनिट वेटो सिस्टम, यूनिट वोटी के हर एक यूनिट जो है सिस्टम का वो कैपेसिटी रखता है किसी दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की, जैसे न्यूक्लियर डेटरेंस वर्ल्ड, जिसमें सभी यूनिट के पास जो है न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, तो हर एक के पास वो कैपेसिटी है कि वो दूसरे को डिस्ट्रॉय कर पाए। की अजम्पशंस क्या है, एक्टर्स इन यूनिट्स क्या है, बिहेव विद इन सिस्टम ऑफ रेगुलर इंटरेक्शंस, systems has boundaries, जैसे internal interactions are stronger than external ones, system stability depends on rules norms followed by the actors, changes in one part affect whole system, इसको हम interdependence बोलते हैं, patterns of behavior repeat allowing the theoretical generalizations, focus on structure and not individual motivations, level of analysis, system theory focus किस पे करता है, system analysis और subsystem और unit, सिस्टम लेवल पे इंटायर इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जाती है, जैसे पोलैरिटी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, सब सिस्टम, रीजनल सिस्टम जैसे साउथ एशिया, यूरोपियन यूनियन, यूनियंस, यहाँ पे स्टेट्स एज ए पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम, यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स लेवल की बात की जाती है। एडवांटेज क्या है, यानी मेरिट्स, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव, यूज मॉडल एंड जनरल लॉज, प्रेडिक्टिव, इंटरडिसिप्लिनरी, क्लैरिफाइज स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन करता है कैसे पोलैरिटी अफेक्ट करती है वर्ल्ड ऑर्डर को, जैसे बाइपोलर तो होगा तो स्टेबिलिटी होगी, ये जो है केनेथ जो वर्ल्ड जो है वो रिलेस जो है वो यहाँ पे बात करते हैं जो बाइपोलर सिस्टम जो है वो मोस्ट स्टेबल रहता है। यूजफुल ऑफ पॉलिसी, क्या यूजफुल यूज है इसका, बोलता है कि जैसे जो छोटी छोटी चेंजेस आ रही हैं वो ग्लोबल इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट करती हैं, यही है इसका यूज। क्रिटिसिज्म अगर देखें तो टू एब्स्ट्रैक्ट, निगलेक्ट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, स्टैटिक मॉडल है ये, यहाँ पे एक फिक्स रूल्स एज्यूम कर लिए जाते हैं, लेस अडेप्टिव टू चेंज, इग्नोर्स नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सबसे बड़ा जो है वो इसका ड्रॉबैक है, क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इसको इग्नोर करते हैं। लिमिटेड प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी, ओवर सिस्टमाइजेशन, अदर्स थ्योरीज के साथ क्या रिलेशन है सिस्टम थ्योरी का, रियलिज्म मूव्स फ्रॉम स्टेट लेवल सिस्टम टू सिस्टम लेवल एनालिसिस, लिबरलिज्म जो है वो स्ट्रक्चर बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड स्ट्रक्चर बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस, सिस्टम स्टेबिलिटी नॉट जस्ट कॉपरेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो जैसे वेंट है लेटर इंटीग्रेट करते हैं आइडियाज एंड एंटिटीज इनटू सिस्टम स्ट्रक्चर, मार्क्सिज्म जिसमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो इमैनुअल वेलस्टीन के द्वारा दी गई थी, यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम कोर पेरिफेरी एज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल्स क्या है स्टेट थ्योरी की इन प्रैक्टिस में, कोल्ड वार में देखा बाइपोलर सिस्टम, 2 सुपर पावर्स थी और एक दूसरे को बैलेंस कर रही थी, इसको सिस्टम स्टेबिलिटी। पोस्ट कोल्ड वार यहाँ पे यूनिपोलर सिस्टम देखने को मिला, यूएस की डोमिनेंस देखने को मिली, टेम्पररी स्टेबिलिटी नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। यूरोपियन यूनियन एग्जांपल ऑफ रीजनल सब सिस्टम इंटरेक्टिंग टू ग्लोबल सिस्टम। क्लाइमेट चेंज ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे शो करता है कि सिस्टम इंटरडिपेंडेंस बियॉन्ड मिलिट्री एस्पेक्ट्स, सभी कंट्रीज यहाँ पे कोऑपरेट करके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बुक्स जो है पूछी जा सकती हैं जो जिस नेट में पूछी गई है, मार्टिन कापलान, सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस 1957, कार्ल डब्ल्यू ड्यूट्स, नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट 1963, केनेथ वाल्ज, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979, अलेक्जेंडर वेंट, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1999, डेविड ईस्टन जो है फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965।
सिस्टम थ्योरी एमसीक्यूज देखते हैं इसके। प्राइमरली एसोसिएटेड विद इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम थ्योरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो है मार्टिन कापलान। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय मार्टिन कापलान इलैबोरेट सिस्टम थ्योरी, तो इनकी बुक का नाम क्या है, सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिस्टम थ्योरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय अनार्की। सिस्टम थ्योरी क्या बोलती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्या है, अनार्की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन कापलान्स 6 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, तो इसमें जो यूनिपोलर हेजमोनिक सिस्टम ये नहीं है, ये तीनों हम देखे। मेन फोकस ऑफ सिस्टम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, रोल ऑफ लीडर्स इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी, इंटरेक्शन ऑफ पैटर्न्स, तो यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ पैटर्न्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स एज पार्ट ऑफ सिस्टम। इन कापलान्स मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल, तो कौन सा है, टाइट बाइपोलर सिस्टम जो है वो सबसे स्टेबल है। सिस्टम थ्योरी वर द मेन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, तो मेन कंपोनेंट क्या सिस्टम थ्योरी में, यूनिट्स एंड देयर इंटरेक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज applied system thinking to domestic politics before it was used in IR, यह डेविड ईस्टन ने यूज किया था इसको पॉलिटिकल थ्योरी में। स्ट्रक्चरलिज्म न्यूरलिज्म बाय केनेथ वॉल्च वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी इन चेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ सिस्टम affect the other parts and possibly the whole system. Kaplan's balance of power system assumes multipolar distribution of power. सिस्टम थ्योरी इन IR अटेम्प्ट्स टू क्या यहाँ पे कोशिश करती है एक्सप्लेन करने की, ग्लोबल इंटरेक्शंस थ्रू पैटर्न्स एंड रूल्स। बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है, जो टाइट बाइपोलर सिस्टम है जिसको बोलते हैं सबसे स्टेबल है वो। टू ब्लॉक्स लेड बाय सुपर पावर्स विद डिसिप्लिन्ड एलाइज। ए की लिमिटेशन ऑफ सिस्टम थ्योरी इन IR क्या लिमिटेशन है, इट नेग्लेक्ट्स नॉन स्टेट एक्टर्स, ये हमने देखा था अभी। सिस्टम थ्योरी बिलोंग्स मेनली टू विच ब्रॉडर अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, तो ये है बिहेवियर अप्रोच। उसके बाद जो हमारे पास है कम्युनिकेशन थ्योरी इन IR। कम्युनिकेशन थ्योरी में हम जो थिंकर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन थ्योरी का मीनिंग क्या है, जो स्टडी करती है इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होती है, सिंबल्स और मीनिंग कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है अफेक्ट करते हैं। इट एक्सप्लोर्स हाउ कम्युनिकेशन, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, डिजिटल हो, सिम्बॉलिक हो, कैसे फॉरेन पॉलिसी को शेप करती है, डिप्लोमेसी को और पावर रिलेशंस को डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, और ग्लोबल परसेप्शन कैसे वो है बिल्ड करती है, क्रिएट करती है। कोर assumptions क्या, कम्युनिकेशन इज नॉट न्यूट्रल, इट क्रिएट्स एंड रिशेप्स रियलिटी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मटेरियल पावर से ही ड्रिवन नहीं होती बट आल्सो बाय द डिस्कर्सिव पावर्स, द एबिलिटी टू डिफाइन मीनिंग्स, नैरेटिव्स एंड नॉर्म्स। हाउ समथिंग इज सेड कैन बी इन्फ्लुएंशियल एज व्हाट इज डन। ओरिजिन कहाँ देखने को मिलता है, मल्टीपल डिसिप्लिन से देखने को मिलता है, पॉलिटिकल साइंस, अंडरस्टैंडिंग डिप्लोमेसी, प्रोपेगेंडा। सोशियोलॉजी से क्या लिया गया, कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड नॉर्म्स को स्टडी करना। साइकोलॉजी, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस, linguistic and semiotics, symbols and meaning, media and communication studies, analyzing mass media, framing, information flow। तो यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, हैरोल्ड लॉसवेल, इन्होंने डेवलप किया था कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें वो कहते हैं हु सेज व्हाट इन विच चैनल, टू होम एंड विद व्हाट इफेक्ट, तो किसके द्वारा लिखा गया है, हैरोल्ड लॉसवेल। उसको जो है हैबरमास की थ्योरी है, कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जोसेफ नाई जो है सॉफ्ट पावर की पे बात करते हैं, पावर ऑफ इंटरेक्शन थ्रू कल्चर, वैल्यूज एंड कम्युनिकेशन। मैनुअल कास्टल्स जो नेटवर्क थ्योरी है, नेटवर्क सोसाइटी है। एडवर्ड सैड ओरिएंटलिज्म, हाउ डिस्कोर्स कंस्ट्रक्ट्स पावर रिलेशन बिटवीन वेस्ट एंड द ईस्ट। रॉबर्ट एटनाम इनका जो है फ्रेमिंग थ्योरी। फ्रेमिंग थ्योरी क्या है, हाउ इश्यूज आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंसेस इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स। नाइकोलस कल, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ डिप्लोमेसी एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे थिंकर्स हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस पे अगर हम यहाँ पे बात करें MCQs की, मॉडल्स हम देखें, लैसवेल मॉडल, शैनॉन वीवर मॉडल, श्रम मॉडल, एसएस हैबरमास का जो है कम्युनिकेशन। तो इसके जो MCQs हैं उसके थ्रू हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। इन कम्युनिकेशन थ्योरी नॉइस कैन बी कॉज्ड बाय प्रोपेगेंडा, मिसट्रांसलेशन एंड पॉलिटिकल सेंसरशिप। Information revolution in world politics strengthened communication theory by power of media and information network. According to communication theory, diplomacy can be understood as
process of managing international communication. A major criticism of communication theory, क्या criticism है इसका? ये अंडर एस्टिमेट करता है रोल ऑफ पावर एंड कन्फ्लिक्ट. कम्युनिकेशन थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस प्राइमरी स्टडीज क्या स्टडी करता है यहाँ पे? हाउ इन्फॉर्मेशन एंड मीनिंग इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स. Who proposed the famous model of communication? Who says what to whom, in what channel, and with what effect? तो इसका आंसर है Laswell. IR पब्लिक जो डिप्लोमेसी है mainly refers to international relations. पब्लिक डिप्लोमेसी जो है वो क्या रेफर करती है? Communication aimed at influencing foreign publics. Which concept emphasize how language and discourse construct power relations in global politics? तो इसका आंसर है constructivism. Joseph Nye soft power on base of cultural action and communication. Information revolution meaning क्या है इसका? Rise of digital technology and global media networks. Which theorist is most associated with the idea of communication, action and rational discourse? तो ये Habermas important है, ये भी important है. यहाँ पे framing theory क्या explain करती है? How issues are presented to shape perception policy. Process of managing countries' image and reputation abroad through communication is known as क्या? इसका मतलब nation branding. Which of the following best describes discourse analysis in IR? तो इसका examining how the language produce political meaning. Mediatization of international politics refers to media shaping diplomatic agendas and global events. Which of the following is an example of communication power in global politics? इसका आंसर है framing and intervention as humanitarian. एडवर्ड सेट जो है इनका कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म. तो ये इसमें बात करते हैं जो वेस्टर्न डिस्कोर्स है कैसे कंस्ट्रक्ट करता है ईस्ट का जो आइडिया एज अदर. कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा कैंपेन्स बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर वर एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल हैं? तो है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की. विच फील्ड वाज मोस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन थ्योरी इन IR? तो ये है कम्युनिकेशन स्टडीज. हु कंट्रोल्स द मैसेज कंट्रोल्स द मीनिंग रिलेट्स मोस्ट कम्युनिकेशन एंड फ्रेमिंग पावर. यूज ऑफ ट्विटर सोशल मीडिया, तो ये यहाँ पे क्या है? डिजिटल डिप्लोमेसी. तो उसके बाद जो है हमारे पास आएगा डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है IR में, इसका मीनिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो स्टडी करती है स्टेट्स और लीडर्स कैसे जो है फॉरेन पॉलिसी एक्शंस चूज करते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं. फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दोज चॉइसेस रादर देन ओनली देयर आउटकम्स. प्रोसेस जो है वो डिसीजन मेकिंग उस पर भी फोकस रखता है, ना सिर्फ ओनली आउटकम्स पे ही फोकस नहीं रहता है. इट सीक्स टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ स्टेट्स एक्ट द वे they do by examining individual organizational political factors that influence decision making. Decision making theory in IR is a systematic study of how decisions are made by individuals, groups, states, international arena under control of uncertainty and interdependence. Historical background कहाँ थे? Pre-1950s traditional realism viewed the state as rational unitary actor. 50-16 में यहाँ पे behavior revolution देखने को मिलता है. तो यहाँ पे scholars इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जो हैं उनको एनालाइज करने की बात करते हैं. 70s ऑनवर्ड हमें देखने को मिलता है साइकोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को भी, पॉलिटिकल एनालिसिस को भी. मॉडर्न एरा में यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं. कोर अजम्पशंस क्या? डिसीजन मेकिंग के स्टेट्स आर नॉट परफेक्टली रैशनल, डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस. जो स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ स्टेट्स ही जो हैं डिसीजन मेकर्स नहीं है. यहाँ पे जो डिसीजन वो इन्फ्लुएंस होते हैं किससे? ह्यूमंस और इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे लिमिटेशंस की वजह से. तो फॉरेन पॉलिसी जो है रिजल्ट है प्रोसेस का, नॉट जस्ट रैशनल कैलकुलेशन. तो मल्टीपल एक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. इंस्टीट्यूशंस जो है डिसीजन मेकिंग में वो रोल प्ले करते हैं. डिफरेंट मॉडल्स हैं जैसे रैशनल एक्टर मॉडल. स्टेट यहाँ पे यूनिटरी है. रैशनल एक्टर दैट मेक लॉजिकल गोल ओरिएंटेड डिसीजंस. उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है इसकी? यूएस डिसीजन टू यूज एटॉमिक बम्स 1945 एज रैशनल मीन्स टू एंड वर्ल्ड वार सेकेंड. तो ये क्या है? रैशनल एक्टर मॉडल. यूएस यहाँ पे बाउंडेड रैशनलिटी मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हर्बर्ट साइमन, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. इसका इनकी जो बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1957, इसमें वो बात करते हैं डिसीजन मेकर्स हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड कॉग्निटिव कैपेसिटी सो दे सेटिस्फाइज चूज फर्स्ट एक्सेप्टेबल ऑप्शन नॉट द बेस्ट वन. बाउंडेड रैशनलिटी मॉडल जो है हर्बर्ट जो साइमन जो है वो बात करते हैं इंसान कौन सा डिसीजन लेता है, ऐसा नहीं जो आइडियल हो, जो बेस्ट वन हो, वो रादर वो ये ऐसा जो ऑप्शन चूज करता है जो एक्सेप्टेबल हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो.
सेटिस्फाइंग इंस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। लीडर्स मेकिंग अर्जेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल है, उसका जो है इसमें एग्जांपल क्या, यूएस नेवी प्रोसीजनल रिस्पांस ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल, यहाँ पे यूएस फॉरेन पॉलिसी जो वियतनाम शेप किया, इंटर एजेंसी राइवलरी, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एग्जांपल इसमें मिस perceptions during Cold War led to escalation of tensions between US and USSR. Prospect theory, इसके बाद यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं इसको। हर्बर्ट साइमन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बाउंड्री रैशनैलिटी, बुक कॉन्स्टियन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1957। ग्रैहम एलिसन, थ्री डिसीजन मॉडल्स, एसेंस ऑफ डिसीजन। रॉबर्ट जर्विस, परसेप्शन मिस परसेप्शन। एरविस चैनिस, ग्रुप थिंक, विक्टिम ऑफ ग्रुप थिंक। Alexander George, limits of coercive diplomacy, operational code. Morton Halperin, bureaucratic politics and foreign policy. Daniel Kahneman and Amos Tversky. Prospect theory 1977 में 79 में लिखी जाती है। तो इनके इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स जो व्यू होता है स्टेट का, वहाँ से आगे जाके यहाँ पे वो बात करती है डिसीजन मेकिंग की, जिसमें जो डिफरेंट जो लीडर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रोल भी यहाँ पे बताया जाता है। इसके जो एमसीक्यूज हैं, द रैशनल मॉडल इन डिसीजन मेकिंग एज्यूम्स दैट, तो रैशनल मॉडल जो है हमें देखा वो क्या एज्यूम करता है कि स्टेट्स जो हैं वो यूनिटरी एक्टर्स सीख करते हैं टू मैक्सिमाइज नेशनल इंटरेस्ट। ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल एम्फसाइज, क्या एम्फसाइज करता है, द आउटकम आर रिजल्ट ऑफ बार्गेनिंग अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज। हर्बर्ट साइमन जो है बाउंड्री रैशनैलिटी का जो मीनिंग, जो कॉन्सेप्ट देते हैं उसका मीनिंग क्या है, डिसीजन मेकर्स फेस लिमिट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कॉग्निटिव कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल, क्या इसका डिसीजंस फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो क्या बताता है, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स इन फॉरेन पॉलिसी। इन प्रोस्पेक्ट थ्योरी डिसीजन मेकर्स आर, यहाँ पे रिस्क अवर्स इन डोमेन ऑफ लॉसेस। अकॉर्डिंग टू ग्रैहम एलिसन, विच मॉडल व्यू डिसीजंस एज रिजल्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक बार्गेनिंग, तो उन्होंने कौन सा दिया था यहाँ पे, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की अजम्पशन ऑफ रैशनल एक्टर मॉडल, तो इसमें है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ग्रुप थिंक फिनोमेना जो है वो क्या रेफर करता है, क्या मीनिंग है उसका, कंस्ट्रक्टिविज्म गेम थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है फॉर इग्नोरिंग नॉर्म्स, आइडेंटिटीज एंड आइडियाज। मार्क्सिज्म या फिर क्रिटिकल थ्योरी जो है वो इसको टू रैशनलिस्ट मानते हैं और वेस्टर्न बायस्ड मानते हैं। इसमें जो गेम थ्योरी, जो लास्ट हमारे पास इसका टॉपिक गेम थ्योरी, इसके जो एमसीक्यूज हैं, सब पहले एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। फाउंडर कौन है गेम थ्योरी का, सबसे पहले जो है जॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। वर्क कौन सा है इनका, जिसमें वो पब्लिश किया जाता है 1944 में, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। नैश इक्विलिब्रियम जॉन नैश ने दिया था, ये भी एक गेम थ्योरिस्ट है। मॉडल बेस्ट रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन रैशनल स्टेट्स, यहाँ पे है प्रिजनर डायलेमा। प्रिजनर डायलेमा रैशनल प्लेयर्स यूजुअली चूज टू डिफेक्ट, जो प्रिजनर डायलेमा है उसमें जो रैशनल प्लेयर्स होते हैं वो चूज करते हैं डिफेक्ट। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 क्या एक्सप्लेन करता है गेम थ्योरी मॉडल को, एज चिकन गेम। स्टैग हंट मॉडल इन गेम थ्योरी डेमोस्ट्रेट्स म्यूचुअल कोऑपरेशन बेनिफिट्स और, तो स्टैग हंट क्या बोलता है, अगर म्यूचुअली अगर कोऑपरेट करें तो सबका यहाँ पे बेनिफिट होगा। आइडिया दैट नो प्लेयर बेनिफिट्स फ्रॉम द चेंजिंग देयर स्ट्रेटजी अलोन इज नैश इक्विलिब्रियम, तो नैश इक्विलिब्रियम क्या बात करता है कि जो अगर स्ट्रेटजीज अगर चेंज की जाती है अकेले के बिना दूसरे को इन्फॉर्म किए, तो यहाँ पे किसी भी प्लेयर का फायदा नहीं होगा। हु अप्लाइड गेम थ्योरी टू न्यूक्लियर डेटरेंस ड्यूरिंग कोल्ड वार, तो किसी थॉमस शेलिंग, तो ये भी गेम थ्योरिस्ट है। स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1960 रिटन बाय, यहाँ पे थॉमस शेलिंग, क्या लिखा गया था, स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1960। एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन 1984 वाज ऑथर्ड बाय, एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन किसके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट एक्सेलरॉड। जीरो सम गेम क्या है, एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट।
विच टाइप ऑफ गेम थ्योरी मॉडल बेस्ट एक्सप्लेन्स आर्म्स रेस डायनामिक्स? तो प्रिजनर डायलेमा। रॉबर्ट क्योन used game theory to explain liberal institutionalism. Game theory assumes that states are rational and self-interested actors. Which of the following IR theories most directly use game theory concept? दो है neoliberal institutionalism. Mutually assured destruction is best explained by game theory. Which game shows why trust, and repeated interactions are essential for cooperation? यहाँ पे जो है prisoner dilemma, iterated prisoner dilemma. Main limitation of game theory in IR is that emphasized rationality too much. रैशनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है गेम थ्योरीज का, ये इसकी जो है लिमिटेशन है। फोकस किस पे रहता है गेम थ्योरी का? वो रहता है यहाँ पे स्ट्रेटजी, इंटरेक्शंस एंड आउटकम्स पे। ग्रुप्स टेंडेंसी टू सप्रेस डिसेंट एंड सीक कंसेंसस, इसका आंसर है ग्रुप टेंडेंसी टू सप्रेस डिसेंट एंड सीक डिसेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस टू लेवल गेम मॉडल प्रपोज बाय रॉबर्ट पुटमैन एम्फसाइज किस पे फोकस रहता है? ठीक बोलते हैं लीडर मस्ट बैलेंस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स। रॉबर्ट पुटनैम टू लेवल गेम। गेम थ्योरी यहाँ पे हमने देखा जॉन न्यूमैन, ऑर्गन, ऑस्कर मॉगस्टिन। बुक कौन सी? थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर 1944। ये एक फाउंडेशन है गेम थ्योरी की। उसका जो जॉन नैश इक्विलिब्रियम देते हैं, इसमें वो बात करते हैं कि कोई भी प्लेयर बेनिफिट नहीं करता जब वो अकेले स्ट्रेटजी चेंज करता है बिना दूसरे को इन्फॉर्म किए। इसमें जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम में जो है एक का फायदा होता है दूसरे का नुकसान, जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। नॉन जीरो सम इसी को वेरिएबल सम गेम बोला जाता है, बोथ गेन और लूज। और इसको अगर यहाँ पे आपको अगर गेम थ्योरी जो है कंप्लीट अगर डिटेल में देखनी तो हमने यहाँ पे प्लेस में इसको डाला है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम में क्या है, इसमें दोनों या तो गेन करते हैं या फिर लॉस करते हैं, जैसे ट्रेड, क्लाइमेट टॉक्स। थिंकर्स जैसे न्यूमैन, मॉर्गनस्टैन फाउंडर्स हैं जो जॉन नैश इक्विलिब्रियम देते हैं। थॉमस शेलिंग गेम थ्योरी को अप्लाई करते हैं टू डेटरेंस में। स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उनकी बुक है 1960 में लिखते हैं। रॉबर्ट एक्सेलरॉड एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन 1984। केनेथ वाल्ज न्यू रियलिस्ट जो है रैशनल चॉइस लॉजिक को यूज़ करते हैं पावर बैलेंसिंग में। रॉबर्ट केहन जो है न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म गेम थ्योरी को यूज़ करते हैं एक्सप्लेन कॉपरेशन वाई इंस्टीट्यूशंस। मॉडल्स कौन से हैं? प्रिजनर डायलेमा, उसके बाद जो है चिकन गेम, स्टैग हंट कॉपरेशन, जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम। तो प्रिजनर डायलेमा क्या है? बोथ प्लेयर्स डिफेक्ट डिस्पाइट म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम कॉपरेशन। प्रिजनर डायलेमा बोलता है कि दोनों प्लेयर्स जो है डिफेक्ट करते हैं, अगर वो दो कॉपरेशन करते हैं अगर तो वहाँ पे उसका बेनिफिट हो सकता था। आर्म्स रेस ऐसे ट्रस्ट डेफिसिट। चिकन गेम ईच ट्राइज टू अवॉइड बैकिंग डाउन। हाई रिस्क ऑफ कोलिजन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसकी एक एग्जांपल है। स्टैग हंट यहाँ बोलता है कॉपरेशन बेस्ट रिजल्ट देता है बट ट्रस्ट चाहिए उसके लिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्जांपल्स हैं इसकी ग्लोबल क्लाइमेट कॉपरेशन। जीरो सम गेम एक जीतता है दूसरा हारता है, रियल पॉलिटिक, टेरिटोरियल या फिर पावर कॉम्पिटिशन। नॉन जीरो सम गेम बोथ कैन गेन और लूज, ट्रेड एग्रीमेंट्स और पीस ट्रेडीज। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा भाई एक जो टॉपिक बचता है वो है आइडियलिस्ट एंड जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, थ्योरी है। इसमें सबसे पहले देखते हैं लिबरलिज्म। हमारे सिलेबस में यार डिसीजन मेकिंग हम पढ़ चुके हैं, सिस्टम थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, गेम थ्योरी पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमें दो पढ़ने जो हमारे सिलेबस में है वो है आइडियलिज्म और रियलिज्म, लिबरलिज्म और रियलिज्म। लिबरलिज्म में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे लॉक का जो एनलाइटेंड व्यू है मैन का, वो इमैनुअल कांट इनका कॉन्सेप्ट है परपेचुअल पीस, रूसो स्प्रेडिंग फ्रीडम, नॉर्मन एंजलिस ग्रेट इल्यूजन, वुडरो विल्सन 14 पॉइंट्स। नॉर्मन एंजलिस यहाँ पे ग्रेट इल्यूजन बात करते हैं कि यहाँ पे जो जीतती है उसका भी नुकसान होता है। ऐसा लगता है कि जो जीत रही है उसका बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वो एक इल्यूजन है। जो दो कंट्रीज अगर वॉर में जो जीत जाती है उसका भी एक्चुअली में अगर देखा जाए रियलिटी में उसका भी यहाँ पे नुकसान हो रहा था। इसमें बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एक अनार्की है, अनार्कियल सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो कॉपरेशन है वो पॉसिबल है और इसको कॉपरेट करके यहाँ पे म्यूचुअल जो है बेनिफिट को अचीव किया जा सकता है। थ्रू कॉपरेशन जो है वो एब्सोल्यूट गेन
किया जा सकता है। तो यहाँ पे यूजीसी नेट के जो PYQs हैं इन पे पूछा गया एब्सोल्यूट गेन किसके रिलेटेड है, तो वो है लिबरलिज्म के। लिबर इसके डिफरेंट जो लिबरलिज्म में ही जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इसमें लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में आते हैं रॉबर्ट कियोन, जोसेफ नाई, हेडलेबुल। इंस्टीट्यूशंस कैन कन्वर्ट जंगल इनटू जू, व्यूज ऑफ हेडलेबुल। एनार्कियल सोसाइटी बात करते हैं, लिमिटेशंस क्या है, जोसेफ नोगी, कंसेप्ट जो है कॉजी नेगोशिएशंस। तो इसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, इसलिए जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट इनको रिवाइज करेंगे। तो इंटरडिपेंडेंस में हमें देखने को मिले थॉमस फ्रेडमैन जो गोल्डन आर्कस थ्योरी देखने को मिलती है, रिचर्ड रोस्क्रेव ट्रेडिंग स्टेट्स। सोशियोलॉजिकल जो यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट है, कार्ल ड्यूट्स। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में हमें देखने को मिलता है हाउ कॉन्शियसनेस एंड इट्स रोल इन इंटरनेशनल लाइफ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस और उसका रोल क्या है यहाँ पे इंटरनेशनल लाइफ में। निकोलस अर्नफ 1989 इसके जो थिंकर हैं, इसमें वो बात करते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो सोशली स्ट्रक्चर्ड है और ह्यूमन आइडियाज़ और आइडेंटिटीज़ उसमें बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करती हैं, और जो नॉन मटेरियल फोर्सेस हैं वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कौन कहता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में जो निकोलस अर्नफ। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, आइडियाज, नॉर्म्स एंड परसेप्शंस। रूट्स जो है वो ट्रेस की जा सकती हैं गैम बैटिस्टा विको से। गेडेंस जो है वो स्ट्रक्चुएशन का कॉन्सेप्ट देखें, इसमें वो बात करते हैं कि स्ट्रक्चर और एक्टर जो है वो दोनों रोल प्ले करते हैं, इंडिविजुअल एंड आइडेंटिटी दोनों रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अलेक्जेंडर वेंट जो है वो बोलते हैं अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट इंपॉर्टेंट, उनकी जो स्टेटमेंट है सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1990 में लिखते हैं वो। इसमें वो 3 टाइप्स ऑफ अनार्की की बात करते हैं, हॉब्सियन, लॉकियन एंड कैंडियन। लॉकियन जो अनार्की वो बात करते हैं स्टेट जो है वो कॉम्पिटिटर्स हैं इंटरनेशनल जो डायनेमिक है उसमें। कैंटीन जो है फ्रेंड्स सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो आइडिया है इससे निकलता है, कोऑपरेट करके यहाँ पे एक सिक्योरिटी कम्युनिटी को यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जहाँ पे जो है लॉकिंग में बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है वो कोऑपरेट किया जा सकता है। फंक्शनलिज्म में बात है पीस बाय पीसेस कोऑपरेशन थ्रू शेयर्ड इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल एरियाज लाइक ट्रेड, हेल्थ एंड कोऑपरेशन। इन एरिया में अगर कोऑपरेट कर रहे हो तो हो सकता है ये दूसरे एरियाज में भी पॉसिबली जो है वो कोऑपरेशन देखने को मिले। एक एरिया में करो तो स्पिल ओवर होता है अदर एरियाज में। इसमें रिचर्ड कॉब्डन की पॉलिटिशियंस आउट इनकी जो एक लाइन्स है। GDH कोल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल सॉवरेनिटी, डेविड मित्रानी। न्यू फंक्शनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसका ई हास, न्यू फंक्शनलिज्म कौन देता है? ई अर्नेस्ट ही हास। इंटरडिपेंडेंस में हम देखा थॉमस फ्रेडमैन गोल्डन आर्कस थ्योरी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। रिचर्ड रोस्क्रेन ट्रेडिंग स्टेट्स की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड जिन कंट्रीज में होगा उनकी लड़ाई कम होगी। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कोवेब मॉडल डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती है, यहाँ पे सिर्फ ये इसको डिस्क्राइब करती है। इसमें रॉबर्ट क्यों, जोसेफ नाई, इसमें बुक की इंपॉर्टेंट जो है वो पावर एंड इंटरडिपेंडेंस 1977। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, रिपब्लिकनिज्म भी इसको बोला जाता है। इसमें बोलते हैं कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अगर डेमोक्रेटिक जो कल्चर वो फॉलो किया जा रहा है तो 2 कंट्रीज जो है वो वॉर पे नहीं जाएंगी। माइकल डॉयल, ब्रूस रोसेट बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ इमैनुअल कांट, जिन्होंने जो रिपब्लिकनिज्म जो है वो सजेस्ट किया था। डेमोक्रेसी फॉर्म जोन ऑफ पीस, डेमोक्रेसी क्या होता है? जोन ऑफ पीस जो है क्रिएट करती है पैसिफिस्ट कल्चर और रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग। क्लासिकल लिबरलिज्म जो एडम स्मिथ का और रिकॉर्डी के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है, इसमें वो स्टेट का रोल जो है मिनिमम रोल बताते हैं, एक नेसेसरी एवल बताते हैं स्टेट को, उसका कितना रोल है? सिर्फ एक नाइट वॉचमैन का ही रोल है। तो इसमें जो मेन थिंकर्स थे, इसके बाद अब रियलिज्म में जो एसेंशियल्स क्या है इसके? स्टेटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प। स्टेटिज्म क्या है? यूज ऑफ फोर्स। सर्वाइवल क्या है? प्री कंडीशन टू अदर ऑब्जेक्टिव्स। सेल्फ हेल्प यहाँ पे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है और अपनी पावर जो है मैक्सिमाइज करके खुद पे ही डिपेंडेंट रहना है। IR इज मैच पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स है। टेनेंट्स क्या है? पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। IR क्या है? कन्फ्लिक्चुअल है। नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सर्वाइवल, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है डिफरेंस है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है वो अलग है। और इसमें जैसे मैंने बात की थी एब्सोल्यूट गेन जो था लिबरलिज्म के रिलेटेड, यहाँ पे जो रिलेटिव गेन जो है किसके रिलेटेड है? रियलिज्म के। स्कूल क्लासिकल रियलिज्म यहाँ पे बात करता है कि डिफरेंट स्कूल्स हैं। क्लासिकल रियलिज्म में बात करता है एक्टर्स की। पेसिमिस्टिक जो ह्यूमन नेचर है, बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है? सेल्फिश है। इसमें इनसाइड आउट, ये भी एक नेट का जो है PYQ है। इनसाइड आउट किसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे? क्लासिकल रियलिज्म के लिए। मॉर्गन्थो
बात करते हैं यहाँ पे 1948 में बुक लिखते हैं पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जिसमें 6 प्रिंसिपल्स देते हैं। और मर्गन तो यहाँ पे साइक्लिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री बताते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव व्यू, और इसमें 3 कैटेगरीज बताते हैं, स्टेटिस्ट क्वेस्ट और रिविजनिस्ट और इंपेरियलिस्ट। EH कार 1939 में बुक लिखते हैं 20 ईयर क्राइसिस, थुसिडाइड्स हिस्ट्री ऑफ पोलिपोनेशियन वार्स, चाणक्य यहाँ पे हमें पता ही है वो उनकी अर्थशास्त्र, रीजन डी अटैक प्योरली पॉलिटिकल रीजन फॉर गवर्नमेंट एक्शन इन नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑफन वायलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। मैकियावेली वही यहाँ पे रियलिस्ट है, sun tzu आर्ट ऑफ वार। तो 6 प्रिंसिपल जो अगर मॉर्गन तो पूछे जाए तो कौन कौन से, ह्यूमन नेचर पे वो क्या बात करते हैं, ह्यूमन नेचर क्या है, एक सेल्फिश है, नेशनल इंटरेस्ट तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं इसको पॉज करके। नेचर ऑफ ह्यूमन नेशनल इंटरेस्ट, रोल ऑफ एथिक्स, एथिक्स का कोई रोल नहीं है लाइक मैकियावेली। रोल ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजीज एक लिमिट तक रोल प्ले करती हैं, उसके बाद जो है आइडियोलॉजीज मैटर नहीं करती। ऑन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो क्या नेचर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, एक नॉट एन इंस्पायरिंग फील्ड बट दैट इज हाउ इट इज। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो है पावर पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। रियलिज्म में हमें देखा स्ट्रक्चरलिज्म, सबसे पहले देखा क्लासिकल जो रियलिज्म हमने देखा स्कूल में, सेकंड स्कूल जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर या फिर न्यू रियलिज्म या फिर मॉडर्न या फिर साइंटिफिक रियलिज्म। इस पे फोकस किस पे होता है, स्ट्रक्चर पे। क्लासिकल रियलिज्म हमने देखा स्ट्रक्चर पे नहीं एक्टर पे ज़्यादा फोकस रहता है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर पे फोकस है, और एक्टर के लिए हमने यूज़ किया था यहाँ पे क्लासिकल जो रियलिज्म था उसमें किया था हमें इनसाइड आउट, लेकिन यहाँ पे क्या आउटसाइड इन। डिफेंसिव ऑफेंसिव, डिफेंसिव क्या है, केनेथ वाल्स थ्योरी ऑफ आईपी इन 1979 सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। एक में स्ट्रक्चरल जो रियलिस्ट है रियलिज्म है या फिर न्यू रियलिज्म है, इसमें हमें डिफेंसिव देखने को मिलता है और ऑफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव में है केनेथ वाल्स, इनकी बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979, इसमें सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे होते हैं। बाइपोलर वर्सेस मल्टीपोलर, और इसमें बोलते हैं कि बाइपोलर जो है वो स्टेबल रहता है एज पर केनेथ वाल्स। ऑफेंसिव यहाँ पे मर्शिमर, इसमें बात करते हैं ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बुक में, बोलते हैं पावर को मैक्सिमाइज करोगे तो यहाँ पे सिक्योर रहोगे। यहाँ पे डिफेंसिव में सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन और ऑफेंसिव में पावर मैक्सिमाइजेशन। और कौन कौन से पॉलिसीज है, कौन कौन से ऑप्शन है जिसके थ्रू जो है उसे मर्शिमर बोलते हैं कि जो पावर को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन, वॉर जा सकते हैं, ब्लैकमेलिंग। लेकिन इनडायरेक्ट एक्शंस क्या है, बक पासिंग, बेट एंड ब्लीड, ब्लड लेटिंग। बक पासिंग क्या होता है, इट मीन्स शिफ्टिंग द बर्डन टू सम अदर कंट्री, जैसे इंडिया इज ए आइडियल स्विंग स्टेट फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूएस जैसे इंडिया को एज बक पासिंग यूज़ करता है। बेट एंड ब्लीड, इसमें दो कंट्रीज़ को लड़ा के, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई लगवाई जाती है वेस्ट के द्वारा, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, तो वो है बेट एंड ब्लीड। खुद की वो इकॉनमी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, लेकिन जो दो लड़ रही हैं उनको लड़ा के और कमज़ोर कर रहे होते हैं। सऊदी अरबिया अगेंस्ट ईरान, इंडिया अगेंस्ट चाइना, पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, बेट एंड ब्लीड। ब्लड लेटिंग, सपोज टू कंट्रीज आर फाइटिंग, और अगर दो कंट्रीज फाइट कर रही हो तो ये इंश्योर किया जाता है कि इनकी फाइट जो है वो कंटिन्यू रहे। यूएसए इस पॉलिसी को अप्लाई करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। ईरान इराक वॉर में ये देखने को मिला है। तो ये थी स्ट्रेटजीज। अब आता है हमारे पास न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल में एक्टर लेवल और स्ट्रक्चर लेवल दोनों पे फोकस किया जाता है। इसके जो मेन थिंकर्स हैं फरीद ज़कारिया और रैंडल श्वेलर। पोस्ट कॉलोनियल में हमें देखने को मिलता है मोहम्मद अयूब, थर्ड वर्ल्ड। इसमें बोलते हैं कि वो इनसिक्योरिटी डायलेमा देखने को मिलता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ना कि सिक्योरिटी डायलेमा। अमितवा आचार्य, ये भी एक पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है। अदर रियलिस्ट थिंकर्स, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से रियलिस्ट हैं कौन से नहीं है। जोसेफ ग्रीको, ये सभी जो हैं PYQs हैं यूजीसी नेट के। तो ग्रीको जो है वो भी क्या है, रियलिस्ट है। निकोलस स्पाइकमैन भी जो है रियलिस्ट है। कोलम्बस एंड वोल्फ भी रियलिस्ट है। स्ट्रेटजिक रियलिज्म, थॉमस शेलिंग, स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1960, जैसे गेम थ्योरी में हमने देखा था। फोकस शुड बी ऑन स्ट्रेटजी नॉट ऑन पावर, ये बोलते हैं स्ट्रेटजी पे फोकस होना चाहिए, पावर पे नहीं। ये गेम थ्योरिस्ट है। जो पॉलिटिकल रियलिस्ट जैसे मैकेंदर, वो बोलते हैं कि लैंड पावर, हर्ड लैंड थ्योरी देते हैं ये, जिनकी बुक जो है जोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री 1904। निकोलस स्पाइकमैन रिमलैंड थ्योरी की बात करते हैं, इसमें वो बुक लिखते हैं अमेरिकन थ्योरी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1942। तो ये था हमारा यूनिट 1। नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू।